नमस्कार, अग्निपथ देख रहे हैं आप। अग्निपथ में आज बात करेंगे वोट बैंक की चुनौती, जनाधार की कसौटी। उत्तर प्रदेश में मोदी योगी की जोड़ी पर अखिलेश राहुल भारी पड़े, जिसके बाद यूपी में बीजेपी की हार के कारणों पर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। चुनावों में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को मिली बढ़त ने बीजेपी को आत्ममंथन करने पर मजबूर कर दिया है, क्योंकि बीजेपी को मिली हार का कारण केवल एक पहलू नहीं हो सकता है। अब उत्तर प्रदेश से लेकर केंद्रीय नेतृत्व तक यूपी में भाजपा की हार के बाद बेचैन है। हार के कारणों का पता लगाने के लिए पार्टी कई स्तर पर काम कर रही है, जिसमें हार के तमाम कारण सामने आ रहे हैं। अखिलेश यादव का मुस्लिम यादव पिछड़ा दलित समीकरण काम कर गया। साथ में यह भी कहा जा रहा है कि बीजेपी को उसके कोर वोटर्स का भी वोट नहीं मिला, जिसमें सबसे खास रहे राजपूत वोटर्स ने भी साथ नहीं दिया। जातिगत समीकरण के साथ ही संघ से तालमेल न बैठ पाना, टिकट के बंटवारे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को तवज्जो न मिलना, केंद्रीय नेतृत्व के 400 पार के नारे से अति आत्मविश्वास, अयोध्या में रामलला की भव्य प्राण प्रतिष्ठा से वोट बैंक को कई हद तक अपने पाले में मानना जैसी बातें निकलकर सामने आ रही हैं। तो वहीं हारे हुए नेताओं से मांगी गई रिपोर्ट की बात करें तो भाजपा के 1 दर्जन से अधिक उम्मीदवारों ने जो रिपोर्ट पार्टी को दी है, उसमें हारने की वजह का ठीकरा अपनों पर फोड़ा है। हार की रात पर उनका कहना है कि पीठ पे अपनों ने खंजर घोंपा है। रिपोर्ट में भाजपा के 46% हारे सांसदों ने भीतरघात को अपनी हार का कारण बताया है। तो वहीं अब आत्ममंथन के साथ हार की वजह और कम हुए वोट प्रतिशत पर भाजपा टास्क फोर्स बनाएगा, जो हार के कारणों का पता लगाएगा। पार्टी के इस टास्क फोर्स के लिए 60 से अधिक नेताओं पर चयन किया गया है। अब उत्तर प्रदेश में सपा कांग्रेस के हाथों मिली करारी हार से भारतीय जनता पार्टी उबल रही है। हार पर रार मची हुई है। भाजपा के आस्तीन के सांपों की तलाश में है, क्योंकि न तो 400 पार हो पाया और न ही भाजपा की 80 सीटों पर जीत के अपने टारगेट को पूरा कर पाई। अब यूपी में भाजपा के पक्ष में कम हुए वोट प्रतिशत और हार पर चिंतन मंथन है। तो पता यह भी लगाया जा रहा है कि वो कौन से भीतरघाती हैं जिनकी वजह से उत्तर प्रदेश में विरोधी दल भाजपा पर भारी पड़ गया। अग्निपथ में इसी पर करेंगे चर्चा। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले आपका परिचय कराएंगे। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए शमशी आजाद हमारे साथ जुड़े हैं। शमशी आजाद जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए राजेश कुमार दुबे हमारे साथ जुड़े हैं। राजेश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए निशांत ठाकुर हमारे साथ जुड़े हैं। निशांत जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और निश्चित तौर पर देखिए, एक महत्वपूर्ण बात यहां पर यही है कि आखिरकार जब से उत्तर प्रदेश के जो आंकड़े आए, जो नतीजे आए हैं इस इलेक्शन के, उसको लेके काफी ज्यादा आत्ममंथन भी है, थोड़ा सा परेशान भी है भारतीय जनता पार्टी। लेकिन जिस तरीके से टास्क फोर्स की बात अब हो रही है, तो ये मंथन होना बहुत जरूरी है आने वाले समय के लिए कि आखिरकार आप ये कर रहे हैं कि कहां कमी रह गई है। लेकिन ये भी देखना होगा कि पल पल की अपडेट आपके पास हुआ करती थी और एकदम से वो जो ग्राफ कमजोर हुआ, उसकी मुख्य वजह क्या रही है। चर्चा पर तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। शुरुआत में शमशी आजाद जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? जी। शमशी आजाद जी, टास्क फोर्स बनाने की बात हो रही है, किन किन लोगों को शामिल करेंगे और एक जरूरत किस वजह से इसकी आन पड़ी है? या आपको लगता है ठीक है, ये व्यक्तिगत निर्णय हो सकता है भारतीय जनता पार्टी का, लेकिन क्या इस टास्क फोर्स में जिन लोगों को शामिल किया जाएगा वो इसकी तह तक जाएंगे और क्या उससे कोई ऐसा हल निकलेगा? जी धन्यवाद, और माफी चाहते हैं कि आपसे वीडियो लाइन पर नहीं जुड़ पाए, थोड़ा सा मसरूफियत की वजह से। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने हार की समीक्षा की है, लगातार मंथन हो रहे। आपने देखा कि लगातार योगी मंत्रिमंडल की बैठक की जा रही है, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, सभी को संगठन की बैठक यहाँ से लेकर दिल्ली तक की जा रही है। और दोनों डिप्टी सीएम को भी वहाँ तलब किया गया था, सीएम साहब भी गए थे, प्रदेश अध्यक्ष भी गए थे। तो इस तरीके से ये लग गया था बिल्कुल साहब कि जो सीटें उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने गंवाई हैं, कहीं ना कहीं जो है उस पर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से गंभीर, क्योंकि अभी आने वाला उपचुनाव है और ये सारा तय करेगा कि 2027 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी कितनी मजबूती से लड़ेगा। तो अभी अगर हार हुई और उपचुनाव में भी अगर हार हो जाती है तो भारतीय जनता पार्टी का ऊपर जो है बहुत ही गलत असर पड़ेगा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि 2024 के चुनाव में जिस तरीके से लोकसभा प्रत्याशियों की चयन में थोड़ी सी गलती भारतीय जनता पार्टी ने की और उसको स्वीकार भी किया, क्योंकि हुआ ये था कि बिल्कुल लास्ट टाइम में आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी ने भी प्रत्याशियों को जो उतारा है, तो बिल्कुल करीब करीब में जिस राउंड की तरफ चुनाव बढ़ता गया, उस राउंड के प्रत्याशियों की घोषणा की गई, एक साथ नहीं की गई।
तो इससे ये भी पता चल रहा था कि कहीं न कहीं प्रत्याशियों का चयन करने में भारतीय जनता पार्टी ने थोड़ा सा जल्दबाजी की। 2 बार 3 बार के जो जीते हुए सांसद थे, ये था कि भारतीय जनता पार्टी ने पहले जो सर्वे कराया था भीतर खाते से, यही खबर है कि उस पर यह था कि कम से कम 30 से 40 सांसदों का बदलाव किया जाएगा, नए चेहरों को मौका भी दिया जाएगा, और इसीलिए थोड़ा सा कार्यकर्ताओं में उत्साह ज्यादा था। लेकिन जब उन्होंने देखा कि लिस्ट पे लिस्ट आती रही और वही पुराने चेहरों को भारतीय जनता पार्टी ने रिपीट किया, और उसके बाद आपने देखा कि एंटी कम्बेंसी का भी दौर था, थोड़ा सा मुद्दे भी जनता के थे, जनता से नाराजगी भी थी। वोट जब पड़ा, मतदान जब हुआ, तो उसमें मतदान का परसेंटेज भी काफी लो रहा, जिसकी वजह से भी भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हुआ, क्योंकि उनके ही वोटर जो है तो नहीं निकले। उनको ये लगा कि भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, सिर्फ इस इत्मीनान में वो घरों से बाहर नहीं निकले। और हुआ ये कि जो दूसरे पक्ष के लोग थे, विपक्ष के लोग थे, उन्होंने बड़ी लगन के साथ, बड़ी मेहनत के साथ जाके वोटिंग की। पहली बार ये हुआ कि भारतीय जनता पार्टी मतदान कराने में थोड़ा सा सुस्त दिखाई दी। एक तो प्रत्याशियों के चयन, और दूसरी उसके बाद ये रहा कि मतदान का जब परसेंटेज गिरा है तो उससे भारतीय जनता पार्टी को थोड़ी सी निराशा जरूर हुई। इसलिए अब भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि आने वाले चुनाव में, बीजेपी तो ये कह रही थी कि हम 80 की 80 सीट लाएंगे, और ये भी कह रही थी कि हर घर तक कनेक्शन है, मतलब घर घर तक पहुंच बनाई है, फिर कहाँ चूक हो गई? मैं वही तो कह रहा हूँ कि 80 सीटों का लक्ष्य लेके तो भारतीय जनता पार्टी को चल नहीं था। जब भी होता है टारगेट जो है तो भारतीय जनता पार्टी उसको अचीव करती। विधानसभा में भी आपने देखा कि 300 पार का नारा था, तो 300 पार भारतीय जनता पार्टी ने किया। पिछली बार के लोकसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी ने बहुमत हासिल किया, इस बार भी बहुमत तक जरूर पहुंची। लेकिन जो हमने नारा दिया था 400 पार का, उसमें कहीं ना कहीं से भारतीय जनता पार्टी को थोड़ी सी निराशा जरूर है। लेकिन हम फिर भी अपने मतदाता का सम्मान करते कि उन्होंने हमको मैंडेट तक दिया, बहुमत साबित हो। और आज जो प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, भारत के प्रधानमंत्री के रूप में तीसरी बार उन्होंने शपथ की। और आप यकीन जानिए कि इस वक्त जो है हिंदुस्तान में जो माहौल है, बिल्कुल वैसा माहौल जब शपथ ले रहे थे तो पूरे देश में जिस तरह से आतिशबाजी, जिस तरीके से मिठाइयाँ, जिस तरीके से ढोल नगाड़े बजाए जा रहे थे, तो सुनने में यही आया कि भाई हम लोग तो आजादी वक्त शायद थे नहीं। ये आया कि बिल्कुल वो ऐसा ही पर्व है, जब आजाद हुआ था हिंदुस्तान तो जो खुशियां थी भारत के नौजवानों में, भारत के किसानों में, मजदूरों में, बूढ़ों में, महिलाओं में, तो बिल्कुल वही दिख रहा था कि इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार, क्योंकि इस देश को जो है एक सशक्त प्रधानमंत्री चाहिए था, विपक्ष के पास कोई चेहरा था नहीं। तो ये प्रधानमंत्री के रूप में 2 बार काम कर चुके थे, जनता का विश्वास जीत चुके थे, और जनता ने इनको चाहा कि तीसरी बार ये प्रधानमंत्री बने, और भारतीय जनता पार्टी ने इन्हीं के चेहरे पर चुनाव लड़ा। जी ठीक है, शमशी आजाद जी वापस आती हूँ। राजेश जी आवाज पहुंच रही है? जी जी राखी जी पहुंच रहे हैं आवाज। राजेश जी, मुझे लगता है उत्तर प्रदेश के नतीजों ने तो सबको ही चौंकाया, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी नहीं, मुझे लगता है तमाम देश की जनता और उत्तर प्रदेश की जनता को भी चौंकाया होगा। लेकिन ठीक है, अभी टास्क फोर्स बनाने की बात हो रही है, भारतीय जनता पार्टी कह रही है, उनका अंदरूनी मामला ये हो सकता है, लेकिन उस मंथन पे वो बहुत जरूरी है। किस तरह से आप इसको लेते हैं? देखिए राखी जी, जो लोकसभा के चुनाव का परिणाम उत्तर प्रदेश का है, इसको अगर आप विभाजित करेंगी और विधानसभा के वार इसको देखना चाहेंगी, तो यह परिणाम ये बताता है कि 250 से ऊपर कांग्रेस और समाजवादी का ये इंडिया गठबंधन जो है चुनाव जीता है। ये 250 से ज्यादा सीटें जो हमारे लोकसभा की सीटें हैं, उससे आप देखेंगी तो 250 से ज्यादा विधानसभा की सीटें हमारे फेवर में हैं, और ये 150 के नीचे भारतीय जनता पार्टी आ गई है। इसको देख करके इनके अंदर घबराहट है, ये हतप्रभ है, इसलिए ये टास्क फोर्स की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर ये टास्क फोर्स बनाते, जो उत्तर प्रदेश के तमाम तहसीलों में, पूरे प्रदेश के तहसीलों में व्याप्त भ्रष्टाचार है, उसको दूर करने के लिए टास्क फोर्स बनाते, तो जनता को सोचती कि हाँ, ये जनता के लिए कुछ परेशान है। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में ये भ्रष्ट नौकरशाही का नियंत्रण करने में भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश सरकार नाकाम और विफल है। अभी तो ये लोकसभा का चुनाव था, अगर विधानसभा का जो चुनाव होगा 2027 का, उसमें नतीजे और ज्यादा तेजी से इनके खिलाफ जाएंगे। इसलिए कि जनता में अगर 10% लोग लोकसभा के चुनाव में इनके वोट देने से इनसे हटे हैं, तो विधानसभा के चुनाव में 25% पहले से ताल ठोक के बैठे हैं इनको सबक सिखाने के लिए। इसलिए कि जिस तरह से इन्होंने प्रतियोगी परीक्षाओं में तमाम पेपर लीक, पर्चा लीक, परीक्षा में भ्रष्टाचार, और जब चुनाव हुआ तो तमाम ये इनके इस सिंडिकेट के तमाम वो लोग जो इसके मास्टरमाइंड माने जाते हैं समाज में, चुनाव के दौरान इनके मंत्रियों के साथ, इनके विधायकों के साथ, इनके चुनाव कैंपेन में
कॉलर टाइट करते देखेगा और एक बटन खोल करके नहीं अपने शर्ट का, डबल बटन खोल करके और मोटी मोटी चैन पहन करके इनके मंचों पर दिखाई पड़े, तो इससे जो है उत्तर प्रदेश का नौजवान, उत्तर प्रदेश का बेरोजगार और ज्यादा इनके विरुद्ध आक्रोशित है। इसके अलावा जो किसानों की दुर्दशा है, किसानों की इन्होंने सुध नहीं लिया, उससे भी इनकी हालत पतली है। और मैं बड़े ही जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार व्याप्त है, इससे जनता मोदी सरकार से ज्यादा, आज तो मोदी सरकार बनी नहीं, अभी तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2010 से 2024 तक नहीं कही जाती थी, कही जाती थी कि मोदी सरकार है। अब सीढ़ियां टूटी और मोदी सरकार की बात नहीं हो रही है, भारतीय जनता पार्टी की भी सरकार की बात नहीं हो रही, अब एनडीए सरकार की बात होने लगी है। तो जनता इनसे बहुत ज्यादा नाराज है और 2027 में इनको उत्तर प्रदेश से भी विदा करके ही दम लेगी, ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। ठीक है निशांत जी, मुझे लगता है समाजवादी पार्टी एक बहुत अच्छे प्रदर्शन के साथ आई है, क्योंकि मुख्य विपक्षी दल कहा जाता रहा और इस बार तो कांग्रेस के साथ थे। मुझे लगता है कांग्रेस को तो एक संजीवनी जैसी मिली ही है, मैं कहूंगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में ऐसा कहा जा रहा था कि बिल्कुल ही ग्राफ खत्म हो गया, तो मुझे लगता है उनके लिए तो ये था ही। लेकिन समाजवादी पार्टी जिस तरीके से आई और जिस तरीके से अखिलेश यादव तमाम चीजों को लेकर चले थे, जो पीडीए का फैक्टर जो चल रहा था वो अपने आप में बेहद खास रहा। तो अब यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी तो इस मंथन में है और उनको करना भी चाहिए कि भाई एक तरफ जहां 64+ आप जाया करते थे, वहां आप सीधे आप 30+ 35 के अंदर आ गए, तो ये एक बड़ा निश्चित तौर पर मंथन का विषय। टास्क फोर्स जो बनाना है या जो बनाने की बात हो रही है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, उनको लगता है कि बहुत डेप्थ में जाके तमाम चीजों को निकालेंगे। लगता है कि उससे कुछ वो चीज निकल के आ पाएगी कि मुख्य कारण पता चले हार का। आप लोगों के ध्यान होगा राशि मैम कि कई बार चैनल के माध्यम से जब मैं समाजवादी पार्टी का पक्ष रखता था, तो आपके चैनल की बात हो या किसी अन्य चैनल की बात हो, तो भारतीय जनता पार्टी के जो मेरे गुरु जैसे बड़े दिग्गज नेता बैठते थे, तो वो हमेशा ये कहते थे, हम लोगों का मजाक उड़ाया करते थे। और हम लोगों का कहना था कि भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश राज्य से खदेड़ने में अगर कोई काम करेगा तो भारतीय जनता पार्टी नीतियों वाले रस्कों को समाजवादी पार्टी रोकेगी। आपने देखा होगा कि जिस कदर बेटियों के ऊपर नग्न वस्त्र दौड़ाया गया हो, जिस वस्त्र पत्रकार साथियों की स्टूडियो में घुस के पिटाई की गई हो, जिस तरीके से छात्रों के साथ अभद्रता की गई हो, शिक्षकों के, उत्तर प्रदेश ने अपना वोट डाल के बता दिया है कि भारतीय जनता पार्टी को अगर कोई रोक पाया है तो समाजवादी की विचारधारा। इंडिया गठबंधन में समाजवादी विचारधारा ने अपनी एक अहम भूमिका निभाई है, जिसको रथ रोकने के लिए समाजवादी पार्टी ने अहम भूमिका करते हुए अब करहल जैसी महत्वपूर्ण जगह पर इस्तीफा देकर बेटियों पे हो रहे अत्याचार और समाजवादी पार्टी विचारधारा इंडिया गठबंधन से जुड़कर लोकसभा में मनमानी कभी कर नहीं पाएगी। अखिलेश यादव जैसे वरिष्ठ नेता और राहुल गांधी जैसे नेता देश की विपक्ष की कमान में रहेंगे। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ भारत की जनता का कि पीडीए के पक्ष में, संविधान बचाने के पक्ष में जो वोट किया है उसका धन्यवाद कहूंगा। और भारत के अंदर तीसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी समाजवादी बन के आई है, उसके लिए मैं धन्यवाद करूंगा। और एक अमेठी जैसे जिले के अंदर जिसमें अपने आप को छोटी छोटी उम्र के चोर लोग अपने आप को भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बताते थे, उनको पुलिस के माध्यम से घर में घुसकर अपराध रोकने के लिए जो काम करेगी वो समाजवादी सरकार भारतीय जनता पार्टी से जवाब मांगेगी, क्योंकि इन लोगों की क्रूर नीति इस तरीके से बढ़ गई थी जिससे समाजवादी पार्टी ने एक रोक लगाने का अपना काम किया है। हम लोग नहीं मानते कि सरकार में नहीं है, क्योंकि आप गिनती देके संख्याओं का बल जिस दिन ज्यादा हो जाएगा आप देखना चाहेंगे कि कल एक शपथ समारोह हुआ है, इनके ही सहयोगी दल एनडीए या दूसरा, आप देखिए शपथ समारोह में वो पहुंचे नहीं है, तो ये तो मन की खटास है। अगर बात अब उत्तर प्रदेश की करेंगे तो कई बार कहा जाता था कि डबल इंजन की सरकार है। अगर डबल इंजन की सरकार होती और मनों का तालमेल एक साथ होता तो आज शायद परिस्थिति भारतीय जनता पार्टी की कुछ और होती। आप लोगों ने देख लिया है, सभी चैनल देख चुके हैं कि समाजवादी विचारधारा और भारत की जनता की विचारधारा इस कदर भारतीय जनता पार्टी को धूल चटाने का काम करी है, जिसका मंथन नहीं, वो कितनी भी बार कोशिश कर ले, आने वाले 2027 के सरकार में उत्तर प्रदेश की सरकार में समाजवादी पार्टी की विचारधारा काम करेगी। ठीक है शमशी आजाद जी, एक बात आ रही है जहन में, क्योंकि कुछ फैक्टर्स कहते हैं ना कि जब एक पूरा परिवार होता है या पूरी टीम काम कर रही होती है, किसी एक
लक्ष्य को पाने के लिए, और कहते हैं कि यदि हम तब भी उस लक्ष्य तक नहीं पहुंचे हैं या ऐसी हार हो जाए जो बिल्कुल ही एक्सेप्टेबल ना हो, तो एक बात और आई है कि अपनों ने दगा दिया। क्या भारतीय जनता पार्टी के साथ भी ऐसा ही हुआ है? क्योंकि कांग्रेस के लिए तो ये कहा जाता था कि इनको कोई दूसरे बाद में हराएंगे, पहले इनके ही आपस में इतनी फूट है कि एक दूसरे को छोड़ते नहीं है। तो क्या मानते हैं कि उत्तर प्रदेश में ऐसा कुछ हुआ है? ये बातें सिर्फ विपक्ष की तरफ से फैलाई जा रही, क्योंकि उनके यहाँ ये फूट आप देखते हैं बार बार, लगातार देखा होगा। अभी आपने विधानसभा में भी देखा होगा कि इनके गुट के कुछ नेता इनकी पार्टी को छोड़कर आए, और अभी भी लगातार जो भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में समाजवादी पार्टी, कांग्रेस के कई ऐसे नेता हैं जो भारतीय जनता पार्टी में आना चाहते हैं। देखिए मैडम, बोल लेने दीजिए हमको, ठीक है। तो इस तरीके की बातें हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो जिस वजह से उत्तर प्रदेश में हारी, उस पर लगातार मंथन कर रही, समीक्षा कर रही है, बैठकें कर रही है, और जिन एरिया में जो लोग हारे हैं उन नेताओं की भी जो है तो लगातार उनसे भी संपर्क किया जा रहा है, उनको भी समीक्षा बैठक में बुलाया जा रहा है, उनसे जो कारण पूछे जा रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी कोई एक आदमी की पार्टी नहीं है। यही हाल अखिलेश यादव का था कि जब एक सीट उन्होंने घोसी की उपचुनाव में जीता था, तो लगातार इतना ज्यादा हाई फाई बोल रहे थे कि कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी को इन्होंने क्या क्या बोल दिया था, और मध्य प्रदेश में सरकार बनाने भी चले गए थे। हद तो तब हो गई थी जब प्रधानमंत्री का पोस्टर भी इन्होंने अपने कार्यालय के बाहर उसी वक्त लगा दिया था, और उसके बाद अब लोकसभा में थोड़ा सा परिणाम अच्छा आया उनका। हमारा थोड़ा सा खराब जरूर हुआ, लेकिन उनका तो कहा जाएगा तो बहुत अच्छा उनका परिणाम नहीं, क्योंकि उनकी पार्टी सिर्फ उत्तर प्रदेश में प्रदर्शन करती है और हमारी पार्टी पूरे भारत में प्रदर्शन करती है। हमको पूरा हिंदुस्तान देखना पड़ता है। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, लगातार सारे प्रत्याशियों का चुनाव करना, बैठकें करना, रैलियां करना, सभाएं करना, ये बहुत बड़ा संगठन जब होता है तभी कहीं ना कहीं से काम हो जाता है। अखिलेश यादव में जो अहंकार आया है, तो आप समझ सकते हैं कि अहंकार जो होता है वो इंसान को डूब देता है, और रावण का भी अहंकार रावण को ले डूबा था। तो अखिलेश यादव अगर इस तरीके का अहंकार करेंगे कि सीटें जीतने के बाद जनता का धन्यवाद करना चाहिए, लेकिन अगर उनको ये लग रहा है कि वो 27 का भी चुनाव जीत जाएंगे, तो ये उनकी गलतफहमी है। भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन को और मजबूत करेगी, और उसमें जो है धार रखेगी और मजबूत करेगी। और उसके बाद आपने देखा कि योगी आदित्यनाथ का भी बयान लगातार के कार्यकर्ताओं का जो है मनोबल बढ़ाने के लिए, पदाधिकारियों का मनोबल बढ़ाने के लिए, अपने मंत्रियों का मनोबल बढ़ाने के लिए लगातार अधिकारियों को निर्देश दिए जा रहे हैं, जिससे संगठन एक नए रूप से खड़ा किया जाएगा। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के मंत्री बनने के बाद ये बिल्कुल साफ हो चुका है कि अब जो है केंद्र से लेकर पन्ना प्रमुख तक का जो है बदलाव किया जाएगा, जिससे आने वाले 2027 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी एक मजबूत पिलर की तरह उत्तर प्रदेश में जैसे दिखाई दे रही, तीसरी बार केंद्र में भाजपा की अगर सरकार बनी है, तो योगी जी का भी लक्ष्य यही है कि लगातार वो तीसरी बार मुख्यमंत्री बने, और जनता भी उनको चाहती है। आज आपने देखा कि हिंदुस्तान में इतना बड़ा चुनाव हो गया, लेकिन आपने देखा कि पश्चिम बंगाल के अलावा जहां पर भाजपा की सरकार नहीं है, वहां के अलावा आपने देखा कि कहीं पर भी ऐसी कोई अप्रिय घटना नहीं हुई जैसे होता था पहले कि बूथ के बूथ लूट लिए जाते थे, गाड़ियां जला दी जाती थी, चुनाव निरस्त हो जाया करता था, लाशें बीत जाती थी। लेकिन ये सारी चीजें कम से कम जनता को देखने को नहीं मिली। ईवीएम के ऊपर जो आरोप लगता था, कम से कम आज विपक्ष जो है जीत कर ईवीएम पर आरोप तो नहीं लगा रहा है। और उसके बाद आप देखते थे चुनाव आयोग को भी कटघरे में खड़ा किया जाता था, जुडिशरी को। यहाँ तो मामला ये है कि अगर आज सुप्रीम कोर्ट का एक नोटिस आता है तो फौरन मिठाई बांटने लगते हैं विपक्ष के लोग, और वही विपक्ष के लोगों पर जब ईडी और सीबीआई की जांच जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी उठाएगी। ठीक है सर, ठीक है। निशांत जी कुछ कहना चाह रहे, बोलिए, थोड़ा जल्दी से बोलिएगा। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ। एक मेरे पास मेरे फोन के माध्यम से उदाहरण है। एक अमेठी के एक जिले का, जब भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी महिला नेता अपना संसदीय क्षेत्र था, उस क्षेत्र के अंदर एक चोर नेता छोटी सी बच्ची को उठाने की धमकी दिया करता था। आप देखिए उसका डर इस कदर समाजवादी के आने से डर है कि वो अपना घर छोड़ के फरार है। इसका रीजन है कि अखिलेश यादव जैसे बड़े नेता जब सदन में बैठेंगे तो जो क्रूर नीतियों का जो इनका रथ है उसका रथ रोका जाएगा। इनके बड़े भाई बार बार कह रहे हैं कि 2027 की आप बात छोड़िए, 2024 में आपको बता दिया संविधान हटाने वाले की सरकार को उत्तर प्रदेश की जनता ने और भारत की जनता ने चोट किया है और वोट किया है समाजवादी इंडिया पक्ष में। और जिस पे आप घमंड करके आप बात कर रहे हैं कि सरकार है, बेसाखियों की सरकार है, अल्पमत की सरकार है, आप समय आने दीजिए। जिस दिन शक्ति प्रदर्शन होगा सदन में उस दिन वक्त बता देगा। लेकिन आज प्रधानमंत्री है तो प्रधानमंत्री को देखना चाहिए कि देश के अंदर जो क्रूर नीतियों के रथ है उन पर रोक लगाई जाए। और जिन उम्मीदों से वो प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे हैं, चेहरे की रौनक बता देती है कि चेहरे पे खुशी है क्या नहीं। भारतीय जनता पार्टी के एक छोटा सा मैं उदाहरण देना चाहता हूँ। माननीय बहुत बड़े नेताजी ने जो एक दिन में 10-10 जोड़ी कपड़े बदलते थे, वो आज के टाइम में उनके चेहरे की रौनक इस तरीके की उड़ी हुई है
कि एक एक कपड़ा नहीं, मात्र पूरे 2-2 दिन में एक एक कपड़ा पहन रहे हैं। लेकिन ठीक है, समय आने दीजिए, संख्या बल, जिस दिन संख्या बल ज्यादा हो जाएगा उस दिन सरकार गिर जाएगी। ठीक है, चलिए, क्योंकि समय की सीमा है। राजेश जी, एक बात यहां निकल कर आई है कि 9% वोट कम हो जाना छोटी सी बात नहीं होती। खैर, जो हो गया हो गया, अब वो मंथन होगा, टास्क फोर्स बनेगी, वो उनका काम है, ठीक है। लेकिन एक बात निकल कर आई है कि क्या अपनों ने दगा किया है, क्योंकि बिल्कुल जमीनी स्तर पर जाकर पूरी एक टीम काम करती है। और ये बात थी, क्योंकि कांग्रेस के लिए हमेशा कहा जाता था कि अपने ही पीठ पीछे खंजर घोंपने का काम करते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि ये सिर्फ एक भ्रम वाली बातें हैं जो विपक्ष की तरफ से आ रही है। उनको नहीं लगता कि इस हार का कारण उनके अपने हैं। देखिए, ऐसा कुछ नहीं। कांग्रेस तो पूरा एक एक कांग्रेस का कार्यकर्ता, जिसको कि आदरणीय राहुल गांधी जी बब्बर शेर कहा करते हैं, सभी बब्बर शेर की तरह एकजुट रहे। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, आपने देखा कि चुनाव हारने के बाद जिस तरह से हिंदुओं को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता गाली दे रहे हैं और दुर्वचन बोल रहे हैं, इतना कभी आजाद भारत के इतिहास में, या आप डॉक्यूमेंट्री हिस्ट्री पढ़ेंगे जो भी लिखा पढ़ी में, कभी ऐसा नहीं पाया गया होगा। जिस तरह से मानसिक उत्पीड़न कर रहे हैं, लोगों के सम्मान के साथ ठेस पहुंचा रहे हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूरे देश में और खास तौर से उत्तर प्रदेश में, और उसमें भी अयोध्या वासियों पर या काशी वासियों पर जिस तरह से अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं, गाली गलौज दे रहे हैं, ये खिसियानी बिल्ली खंभा नोचने जैसी बात इनकी है। और इनको जनता ये कहना चाहती है कि जब भगवान राम लला के प्राण प्रतिष्ठा का मामला हो और उसमें आप हमारे सर्वोच्च धर्म सम्राट और धर्माधीश, परम धर्माधीश जो शंकराचार्य महाराज जी लोग हैं, उनकी बातों को आप नहीं मानेंगे। उनके द्वारा बताए गए जो ग्रंथ हैं, ग्रंथों में जो व्यवस्थाएं हैं, जो प्रतिपादित व्यवस्थाएं, उनको आप नहीं मानेंगे। और अहंकार में रह करके जिस तरह से इन्होंने काम किया है, उसका खामियाजा इनको भुगतना ही है। और अभी आप देखिए आगे आगे होता है क्या। ठीक है सर, वो तो अब इलेक्शन में तो थोड़ा वक्त है, लेकिन ये बात सच है कि ये एक आत्ममंथन का विषय है। ठीक है, करने दीजिए, निकलकर चीजें सामने आएंगी। लेकिन जिस अहंकार की बात भारतीय जनता पार्टी अभी कह रही थी, वहां मुझे एक महत्वपूर्ण बात लगती है कि शमशी आजाद जी कह रहे थे, निशांत जी, कि अहंकार आ गया अखिलेश यादव में। तो मुझे लगता है कि जो सीटें आई हैं वो ऐसी दोनों तरफ से बैलेंस होती आई हैं, मतलब एकदम से तो कोई नहीं चला गया। तो अहंकार ही है या कुछ और है? मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि वो सीधा सीधा कह रहे हैं कि थोड़ा ऊपर क्या आ गए, अहंकार बहुत बढ़ गया, और वो वैसे भी किसी की सुनते नहीं। देखिए, अहंकार की अगर आप बात करेंगे तो जब व्यक्ति के ऊपर जिम्मेवारी बढ़ जाती है तो शायद वो समय कम दे पाता है। लेकिन आप अगर आज किसी भी समय में आप अपने बड़े चैनल से हैं, आप अपने किसी भी रिपोर्टर से पता करा सकते हैं, लाखों हजारों कई सैकड़ों की तादाद में समाजवादी पार्टी के ऑफिस में बधाई देने वालों का तांता है। और एक एक कार्यकर्ता को बुला करके राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल रहे हैं, उनका बधाई स्वीकार कर रहे हैं, मुंह मीठा करा रहे हैं। लेकिन अभी व्यस्तता है कि संविधान बचाने के तहत जो उत्तर प्रदेश की जनता ने वोट दिया है, उसको लोकसभा में बैठकर भारतीय जनता पार्टी की कुनीतियों पर प्रहार अब सदन में होगा। इनकी मनमानी नहीं चलेगी किसी भी हालत में। और आप देखिए, मैं फिर दोबारा से यही बात कहना चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी के अपने कार्यकर्ता साथी को कि संख्याओं की बात होती है, आज संख्या आपके पास है, पूर्ण बहुमत की सरकार आपकी नहीं है, आप समय दीजिए। आपके साथी, मैं चाहा ना कि आपसी फूट, आप समय दीजिए। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी में फूट है, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी से उत्तर प्रदेश के लोग परेशान थे, जिस तरीके से बेटियों को निर्वस्त्र दौड़ाया गया था, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश ने वोट किया है, आप देखिए कुछ ही समय की बहुत दूरी है, उत्तर प्रदेश में पूरे भारत के अंदर सरकार बदलेगी। इनके रथ को रोकेंगे तो समाजवादी विचारधारा। चलिए ठीक है, क्योंकि समय भी हो गया है, चलने दीजिए। जो चीजें आ रही हैं धीरे धीरे और चीजें सामने आएंगी। फिलहाल आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। निश्चित तौर पर देखिए, दो एक सवाल हैं। जो सजा मिली है, क्या वाकई अपनों का दगा है, या फिर 9% जो वोट कम हुए हैं वो ओवर कॉन्फिडेंस भारतीय जनता पार्टी का था? ये वो बातें हैं जो अब धरातल से, देखिए जनता से बड़ा कोई नहीं होता। उन्होंने अपना वोट तो दे दिया और ये बता दिया कि कोई भी एकदम से उत्तर प्रदेश में हाइप पर नहीं है। अब ये आने वाले समय की बात है कि टास्क फोर्स के बाद क्या उस जड़ तक पहुंच पाएगी भारतीय जनता पार्टी, ये देखने वाली बात होगी। चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश।